देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। महिला आरक्षण पर यूपी में आज बीजेपी का प्रदर्शन। लखनऊ में सीएम योगी की अगुवाई में शक्ति प्रदर्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे पदयात्रा। सीएम आवास से विधान भवन तक करेंगे पदयात्रा। दोनों डिप्टी सीएम और पार्टी नेता भी होंगे शामिल। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज बीजेपी लखनऊ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आवास से विधान भवन तक पदयात्रा भी करेंगे। उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम और पूरा मंत्रिमंडल भी होगा। तो बीजेपी इस मामले में ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालयों तक शक्ति प्रदर्शन करेगी। ये बड़ी खबर। महिला आरक्षण पर यूपी में आज बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जहां लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसमें पूरा मंत्रिमंडल देखिए शामिल रहेगा। तो सीएम आवास से विधान भवन तक पदयात्रा भी निकाली जाएगी। तो महिला आरक्षण पर यूपी में आज बीजेपी का हल्ला बोल और शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यहां पर आक्रोश प्रकट किया जाएगा और इस मुद्दे को लेकर क्योंकि लगातार बीजेपी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है, ऐसे में क्या आज की तैयारी? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरीके से संसद भवन में फेल हुआ है, उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल अपनाए हुए है। आप देखिए कि सड़क से लेकर के सदन तक पूरी तरीके से विपक्ष को घेरने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही। 30 अप्रैल को एक दिवसीय विशेष सत्र लाया जा रहा है, जिसे निंदा प्रस्ताव कह रहे हैं, और सीधे तौर पर निंदा प्रस्ताव इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कारगुजारियां हैं वो जनता के सामने लाएगी और अपना मत स्पष्ट करेगी। इससे पहले आप देखिए कि नारी शक्ति अधिनियम को लेकर के आज सड़क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आ रहे हैं और उनके साथ पूरा जो भारतीय जनता पार्टी और संगठन के बड़े कार्यकर्ता और नेता हैं वो शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास से लेकर के विधान भवन तक ये यात्रा निकाली जाएगी। सीधे तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि साफ तौर पर जब नारी को सम्मान देने के लिए और उसे सशक्त बनाने के लिए हमने पहल करने का प्रयास किया, तो विपक्षी दल जो हर वक्त महिला आरक्षण और तमाम तरीके की बातें करते हैं, जब साथ देने का वक्त आया तो उन्होंने साथ नहीं दिया। 12 साल में ऐसा पहली बार है जब मोदी सरकार कोई बिल लेकर के आई हो और वो पास ना हुआ हो। ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों पर पूरी तरीके से आक्रामक। वहीं विपक्षी दलों का साफ तौर पर कहना है कि महिला आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दरअसल इस देश में पहले से ही महिला कानून मौजूद है। महिला आरक्षण में जो संशोधन हो रहा था उसके तहत भारतीय जनता पार्टी भविष्य में सत्ता में बने रहने की पूरी रणनीति तैयार कर रही थी, जिसमें हमने सपोर्ट नहीं किया है। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर आप पूरे देश में देख रही हैं कि तमाम तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन यूपी की अगर मैं बात करूं तो एक हफ्ते तक विपक्ष के खिलाफ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रहेगी। सड़क से लेकर के सदन तक विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। जी बिल्कुल। और देखिए, पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर रहेगा, तो शक्ति प्रदर्शन क्योंकि यहाँ पर किया जाएगा और ऐसे में क्योंकि बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी इसको बता रही है और साथ ही साथ विपक्ष भी हमलावर है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। ऐसे में क्या इसमें क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है और क्या विपक्ष की ओर से भी कुछ इस तरीके की तैयारी? देखिए, विपक्ष सीधे तौर पर जिस तरीके से आप देखिए सोशल मीडिया पर लगा भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। अखिलेश यादव जो साफ तौर पर एक्सपर्ट ट्वीट करके कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरीके का राजतंत्र भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती थी विपक्ष ने सहयोग नहीं किया, जिसके चलते उनके सपने पूरे नहीं हुए हैं। तमाम तरीके की बातें कही है। देखिए, अगर हम ग्राउंड पर बात करें तो इसका मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसके समर्थन हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि महिला आरक्षण संशोधन बिल एक नई योजना थी, एक नई चाल थी, जिसके चलते सत्ता में बने रहने का पूरा प्लान था। तमाम तरीके की बात सामने जरूर आ रही हैं, लेकिन एक दूसरे पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और हमलावर है। लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ने अभी किसी भी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आज जिस तरीके से सड़क पर भारतीय जनता पार्टी हो रही है, जाहिर तौर पर अखिलेश यादव भी इसका जवाब जरूर देंगे। जी
बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें गहमा-गहमी की नजर आ रही है और क्योंकि 27 का चुनाव भी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए ये मुद्दा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं इसको लेकर हमलावर दोनों ही खेमे एक दूसरे पर नजर आ रहे हैं। पुनीत, बिल्कुल, देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और महिलाओं का एक अच्छा वोटिंग परसेंट बार जो एसआईआर हुआ है वो इस बात की पुष्टि करता है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने एसआईआर कराने में इंटरेस्ट लिया है और महिला वोट बैंक ज्यादा है। अब महिला वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रूप से कार्यरत है, चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, बहुजन समाज पार्टी की बात करूं या कांग्रेस की, ये लगातार महिला आरक्षण बिल के नाते कहीं एक दूसरे को से लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन असली उद्देश्य है महिलाओं के वोट बैंक को किस तरीके से एक तरफा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर सामने लाना चाहती है कि को हक देने की बारी आई तब विपक्षियों ने साथ नहीं दिया, तो वहीं समाजवादी और कांग्रेस भी रणनीति तैयार कर रही है ताकि जो सरकार महिला आरक्षण संशोधन के तहत भविष्य में सरकार में बने रहने के लिए प्रयास कर रही थी वो विफल हुआ है, उसे जाके सामने लाया जाए। देखिए, महिलाओं का वोट काफी महत्वपूर्ण है। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके बाद पंचायत और नगर निगम चुनाव होने हैं। ऐसे में सीधे तौर पर महिलाओं को कहीं ना कहीं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक प्रयास कर रही, तो विपक्ष भी सीधे तौर पर जनता पार्टी पर हमलावर है। जी बिल्कुल ठीक है। आज शक्ति प्रदर्शन की क्या तस्वीरें होती है देखना होगा। ठीक है, नजर बना के रखिएगा पुनीत। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। साथ ही कई जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। ट्रांसफर के तहत कई अधिकारियों को नए जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ को महत्वपूर्ण विभागों में तैनाती दी गई है। तो अविनाश कुमार अब गाजीपुर की जगह अलीगढ़ के डीएम होंगे। अरविंद सिंह अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद को एटा जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित आसेरी को बांदा और अंकुर लाठा को फर्रुखाबाद, तो कविता मीना को हापुड़, ईशा प्रिया को अंबेडकर नगर, चर्चित गौड़ को सोनभद्र का डीएम बनाया गया है। तो यूपी में 24 और आईएएस के ट्रांसफर हुए हैं और अधिकारियों के तबादले ये सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यप्रणाली बेहतर तरीके से पूर्ण हो सके और पारदर्शिता आ सके, इसको ध्यान में रखते हुए ये बड़े ट्रांसफर, नई जिम्मेदारियों को सौंपी गई है। तो 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए, तो 10 डीएम भी बदले हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, क्या कुछ किस तरीके से ये ट्रांसफर हुआ है, तबादले हुए हैं, कहीं ना कहीं की पारदर्शिता रहे काम में? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पिछले 2 दिनों से तबादला एक्सप्रेस चल रही है। पहले 24 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर होता है, फिर 40 आईएएस रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर होता है और अब फिर 24 आईएएस रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। इसमें कई जिला अधिकारी हैं जिनको एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया है। सूत्र बताते हैं कि इनमें वो भी शामिल हैं जो जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं करते थे, उनकी बात को तवज्जो नहीं देते थे और मुख्यमंत्री के जब वहां पर दौरे हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, तो जनप्रतिनिधियों ने इस बात की शिकायत करी है कि डीएम से जन के कार्यों को लेकर के जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात करी थी, लेकिन डीएम ने उन कार्यों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। काफी एक लंबी वार्ता के बाद और काफी सोच के बाद ये लिस्ट सामने आई। आप देखिए, पहले 40 और उसके बाद 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसमें जो अयोध्या के जिला अधिकारी उनको भी हटाया गया है और सीधे तौर पर आप देखिए जो शशांक त्रिपाठी बाराबंकी के डीएम है, अब सीधे तौर पर अयोध्या के डीएम होंगे। जो अयोध्या के डीएम थे उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में अटैच किया गया, वो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में रहेंगे। इसके अलावा ईशा प्रिया जो पर्यटन विभाग में विशेष सचिव थी, उनको जिला अधिकारी अंबेडकर नगर बनाया गया है। तमाम तरीके की जो कवायद है उसको पूरा किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, निखिल टीका मुंडे जो अयोध्या के जिला अधिकारी थे और सीधे तौर पर अब अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं योगी सरकार के विश्वसनीय अधिकारियों में से एक हैं और उनको विशेष सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय में बनाया गया है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधियों की शिकायतें थी, विधायकों की शिकायतें थी, उनको भी ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि पिछले सत्र में भी कई विधायकों ने इस बात की शिकायत करी थी कि जिलाधिकारी हो या कप्तान हो, पुलिस कप्तान, वो उनका फोन नहीं उठाते हैं। उसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष खासा नाराज हुए थे। अंबेडकर नगर जिला इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी
जो लिस्ट सामने आई थी 44 एडिशनल एसपी की, उसमें अंबेडकर नगर के भी जो पुलिस कप्तान थे उनका जल्द ही फेरबदल किया गया और उसके बाद जिला अधिकारी को भी बदला गया है। अवध क्षेत्र की सीटों पर ज्यादा बदलाव देखा गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 4 क्षेत्रों में पूरे यूपी को बांट रखा है, पूर्वांचल, अवध, ब्रज और पश्चिम में। अवध क्षेत्र में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर और उनके अन्य पार्टियों का दबदबा। हालांकि पिछली बार वो समाजवादी के साथ लड़े थे, इसलिए सीटें ज्यादा आई थी, लेकिन इस बार सिनेरियो दूसरा है, काम करने का तरीका दूसरा है। जो वहां के लोकल जनप्रतिनिधि नेता हैं, जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, सरकार कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। अगर जनता के कार्य को लेकर के अधिकारी के पास नहीं जाएंगे, अधिकारी के पास जाएंगे और अधिकारी उन पर सुनवाई नहीं करेगा, तो जाहिर तौर पर सरकार की नाराजगी होना लाजमी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो शिकायतें आई थी उनको भी ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारियों का तबादला किया गया। हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है कि इसमें इस लिस्ट में वो अधिकारी भी शामिल हैं जो जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते थे और जनता से जुड़े अगर कोई जानकारी कार्य उन्हें जनप्रतिनिधि कहते थे तो वो उसे तवज्जो नहीं देते थे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार योगी सरकार के शासन में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको ज्यादा एंटरटेन नहीं किया जाएगा और यही देखिए कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ भी फॉलो किया जा रहा है। पुनीत, फिलहाल किस तरह अब ये जो नई जिम्मेदारियां हैं वो संभालते हुए अधिकारी नजर आएंगे, क्योंकि 10 भी बदले गए हैं? देखिए, सीधे तौर पर ग्राउंड लेवल पर जो IAS अधिकारी पहुंचे हैं, यानी कि जिला अधिकारी बन करके पहुंचे हैं, अब उनको सीधे तौर पर इस बात को समझना होगा कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अगर उनके जिले में लंबित है तो ज्यादा से ज्यादा अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति सुविधाएं पहुंचाई जाएं, ताकि 2027 का जो चुनाव है सरकार मजबूती से सके। देखिए, सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन उसको क्रियान्वित करने का कार्य अधिकारियों के हाथ में होता है। ऐसे में कई लापरवाह अधिकारी होते हैं DM कार्यालय में या कार्यालय में। तमाम ऐसे SP DM भी रहे हैं जिन्होंने सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जिले में अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने में किसी भी तरीके की कोई रुचि नहीं दिखाई। जनप्रतिनिधि उनसे जनता से जुड़े मूल रूप से जो कार्य होते हैं, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की कोई समस्या लेकर के तबादलों के जरिए किस तरीके से जो कार्य है वो बेहतर होता है, पुनीत, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका मैच डेट के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चले। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं आगे नोएडा हिंसा मामले में सीपी लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कार्रवाई करते हुए नोएडा सेंट्रल के डीसीपी श्रव्य गोयल और एसीपी उमेश कुमार को हटा दिया है। कुछ अन्य पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लिया गया है। जानकारी के मुताबिक उनके स्थान पर डी ट्रैफिक शैलेंद्र कुमार सिंह को सेंट्रल जोन का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के आदेश के बाद ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। खबरों के हवाले से 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी श्रव्या गोयल को अप्रैल 2026 को ही सेंट्रल नोएडा जोन और साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 19 दिन के अंदर ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इससे पहले वो साइबर और नाक्स जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। हाल ही में घरेलू कामगारों के वेतन वृद्धि से जुड़े वायरल वीडियो मामले में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही थी। डीसीपी ट्रैफिक शैलेंद्र कुमार सिंह, जो वर्तमान में यातायात लाइन और आरटीसी शाखा के देख रही हैं, उनको भी नई जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, नोएडा हिंसा मामले में सीपी लक्ष्मी सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा सेंट्रल के डीसीपी श्रव्य गोयल और एसीपी उमेश कुमार को हटा दिया है। इसके साथ ही कुछ अन्य पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लिया गया है। तो जानकारी के मुताबिक उनके स्थान पर डीसीपी ट्रैफिक शैलेंद्र कुमार सिंह को सेंट्रल जोन का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। और इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, उस हिंसा के बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। किस तरीके से आगे पूरी कार्य योजना तैयार हो रही है? देखिए, 13 अप्रैल की जो कर्मी हिंसा थी, इसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा और जांच की जा रही थी और तमाम पहलुओं पे भी बात की जा रही थी कि हम आगे तरीके बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो लगातार एक्शन लिए जा रहे थे। जैसे कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं प्रशासनिक फेरबदल की बात करें, प्रशासनिक फेरबदल इस प्रकार हुआ कि जो नोएडा की डीसीपी है सेंट्रल जोन की, जिनके जोन में सबसे पहले ये हिंसा आगजनी की घटना हुई। जैसे फेज 2 नोएडा का जो फेज 2 नोएडा सेक्टर 63 इसी जोन में आता था। सबसे पहले तो और श्रमिकों की मांग थी सैलरी बढ़ाने को लेकर, वो फेज 2 से शुरू हुई और वो धीरे धीरे हिंसा का उसमें रूप लिया। 13 तारीख को वहाँ पे कई पुलिस की गाड़ियां जली और आगजनी और तोड़फोड़ हुई। तो उसको लेकर लगातार सबकी निगाहें पुलिस को बनी थी कि पुलिस ने प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई कार्रवाई की। तो कल और नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के द्वारा और एसीपी और जो सेंट्रल जोन के एसीपी फर्स्ट मनीष यादव, उनको यहाँ से हटा दिया गया, जगह दिक्कत नहीं चार्ज दे दिया गया। वहीं बात करें डीसीपी और डीसीपी इनको इनके चार्ज से हटा गया है, लेकिन कहा गया है कि उनके पैदल छूट बड़ी है और संवेदनशीलता को देखते हुए और डीसीपी ट्रैफिक शैलेंद्र सिंह को दे दिया गया है। तो वहीं बात करें, लगातार नोएडा पुलिस एक्शन नजर आ रही है और चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे साजिश करता हो, सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस तत्पर दिखाई दे रही है। और जैसा कि हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि जो पुलिस प्रशासन है, अगर वो सख्ती से नहीं निपटती तो शायद ये प्रदर्शन बहुत बढ़ जाता। तो वहीं से नोएडा पुलिस ने देखा कि कहीं ना कहीं इनकी पुलिस की कमी रही और इनको संभालने के लिए, क्योंकि जो कर्मी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें समय रहते हुए संभाल लिया जाता तो शायद वो इतना प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो इसीलिए और जो एसीपी फर्स्ट है, जो इनका जो जोन है सेक्टर 63 थाना इनके जोन में आता था और इनको यहाँ से हटा दिया गया और इनकी जगह दीक्षा सिंह को लाया गया। बात करें डीसीपी और जब यहाँ पे नोएडा 19 दिन का इंतकाल था, इस दौरान और ये लगातार यहाँ पर नोएडा के अंदर पुलिसिंग का कार्य कर रही थी। लेकिन बिल्कुल देखिए, और इसीलिए देखिए 19 दिन के अंदर ट्रांसफर यहाँ पर किया गया है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा रमेश, बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर यूपी के संभल से है, जहां भीषण सड़क हादसे में कार में आग लग गई, जिसमें कार चालक समेत और शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल एक तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सीधे पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में आग लग गई। इस हादसे में कार चालक की कार में ही जिंदा जलकर मौत हो गई और कार में सवार 3 लोग बुरी तरह झुलस गए। तो वही बाइक सवार की भी मौत हो गई। आग की लपटों ने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। देखिए, थाना बनियाठेर क्षेत्र में आटा गांव के पास चंदौसी बबराला मार्ग पर एक कार के जलने की सूचना प्राप्त हुई। तत्कालीन पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी प्राप्त हुई
कि एक कार सामने से आती हुई एक बाइक को पहले टक्कर हुई, उसे बचाने के चक्कर में वो एक पेड़ से टकरा गई, जिसमें तत्काली आग लग गई। पुलिस द्वारा ग्रामीणों मदद से कार में सवार 3 व्यक्तियों को झुलसने से बचाया गया और तत्काली उन्हें निकाल कर अस्पताल भेजा गया। जो घायल हैं, एक कार सवार व्यक्ति पूरी तरह से झुलस गया, जिसमें उसकी तत्काली मृत्यु हो गई और बाइक सवार व्यक्ति की भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सर, अभी इन लोगों की शिनाख्त हुई है या नहीं? हाँ, ये जो घायल हैं इनसे जानकारी की गई है, ये इस्लाम नगर के अल्लाहपुर के बताए जा रहे हैं और ये यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी में आए हुए थे। और इसके उपरांत बाकी जानकारी की जा रही है कि बाइक सवार कहाँ का है तथा बाकी अन्य जानकारी करके साक्ष्य किया जा रहा है। और अब उन्नाव से बड़ी खबर, शिक्षा माफियाओं पर बड़ा खुलासा। HNN न्यूज पर अभिभावकों ने बड़ा खुलासा किया है। बिना परीक्षा में शामिल हुए बांटे गए शैक्षिक प्रमाण पत्र। तो फर्जीवाड़े कांड के बाद अभिभावकों का गुस्सा उठा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर HNN न्यूज पर अभिभावकों ने बड़ा खुलासा किया है। तो देखिए किस तरीके से बिना परीक्षा शामिल हुए शैक्षणिक प्रमाण पत्र बांटे गए। फर्जी कांड के बाद अभिभावकों का गुस्सा फूटा है। तो शिक्षा माफियाओं पर एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। HNN न्यूज पर अभिभावकों ने खुलासा किया है कि बिना परीक्षा में शामिल हुए ही शैक्षणिक प्रमाण पत्र बांटे जा रहे थे। फर्जीवाड़े कांड के बाद लोगों के अंदर आक्रोश है। तो देखिए शिक्षा माफियाओं पर एक्सक्लूसिव खुलासा सामने आया है HNN न्यूज पर। तो देखिए शिक्षा माफियाओं पर बड़ा खुलासा हुआ है। हमें अवगत कराया गया था कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो मानक के अनुरूप नहीं हैं और उनको मतलब मर्ज कर दिया गया है। तो आपके द्वारा जब अवगत कराया गया तो उसी के क्रम में हमने शासनादेशों के क्रम में SDI जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको अपनी तरफ से पत्र जारी कर दिया है और उनके द्वारा जब जवाब आएगा शासनादेशों के क्रम में मैं उससे आगे की कार्रवाई। क्या नाम है आपका? नंदन। कहाँ रहते हैं? अमरामऊ। आपकी बिटिया पहले अमरामऊ में पढ़ती थी? क्या जब से मोहकी खेड़ा में आपका स्कूल अटक गया है, मर्ज किया गया है, तब से मोहकी खेड़ा एक भी बार पढ़ने गई है? और आपको रिजल्ट कैसे मिला? जब रिजल्ट मैडम बांट रही थी तो वहीं पर बुला के दे दी? रिजल्ट अभी बाद में मिला है, अभी बाद में मिला है। अच्छा, तो मैडम केवल रिजल्ट के लिए आपको बुलाई थी वहाँ पर? हम नहीं गए थे, हमारी बड़ी लड़की भौली वो इंटर एमा जाता है, एमा जूनियर में जी, उसको बुला को दिया है। क्या नाम है आपका? नीरज। कहाँ रहते हो? अमरामऊ। आपकी भतीजी को रिजल्ट कैसे मिला? मेरी भतीजी को रिजल्ट मिला है, जब आप लोगों की खबर चली है तब मैडम ने उसे रिजल्ट दे दिया है। अच्छा, स्कूल बुलवा के? उसके पहले। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए बिना परीक्षा के ही प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, क्या ये पूरा फर्जीवाड़े का खुलासा? देखिए उन्नति, साफ तौर से आपको बता दें कि उन्नाव के शिक्षा विभाग में जो तस्वीर सामने आई है वो सरकारी मशीनरी पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्नाव के बेसिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा था उसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के खुलासे हुए। लेकिन जो तस्वीर आई है वो बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो स्कूल विद्यालय है नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र के अवैध तरीके से मर्ज हो गए थे, उसकी खबर को HNN न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद जो विभागीय अधिकारी हैं वो हरकत में आए हैं। हरकत में आने के बाद विभागीय अधिकारियों का एक जो खेल हुआ कह सकते हैं, षड्यंत्र किया गया था, बच्चों के भविष्य के साथ पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया था। HNN की खबर के बाद जो है विभागीय अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और विभाग जो क्षेत्र में टीचर है, अध्यापिका जिसे है, अध्यापिका ने खुलासा किया कि खंड शिक्षा अधिकारी के कहने पर HNN की खबर दिखाए जाने के बाद जो है वहां पर बच्चों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाया जाता है और उसको फर्जी प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी कि इस तस्वीर के बाद कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर से हो रहे हैं, क्योंकि सरकार लगातार शिक्षा विभाग को लेकर बेहतर दावे कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं कहीं न कहीं खुलासा हुआ है और कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन आपको तमाम जानकारी के लिए।
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।